जैसे आप जानते हैं कि बलराम संदेश वैज्ञानिकों प्रगतिशील किसानों की एक टीम है और हम लोग 2015 से सोशल मीडिया के थ्रू किसानों के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं। तो आज उसी सापेक्ष में आज खंडवा मध्य प्रदेश से श्री पंकज पटेल जी जो प्याज पर आज का विषय है, बल्बलेट विधि द्वारा खरीफ प्याज उत्पादन, डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जो हमारे मेंटर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं और अलसी पर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि वो बलराम संदेश का परिचय दें। तो श्री देवेंद्र प्यासी सर, प्लीज आए। हाँ, धन्यवाद सुरेश जी। आप लोगों के स्नेह एवं आशीर्वाद से, साथ ही साथ टीम बलराम के हमारे मार्गदर्शक मंडल और टीम बलराम के साथियों के सहयोग से, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि बलराम संदेश कृषि जो है सोशल मीडिया पे आधारित एक समूह है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया के विभिन्न जो हमारे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन माध्यम से हम विभिन्न विषयों पे, खेती से आधारित विभिन्न विषयों पे वैज्ञानिकों एवं किसानों के विशेषज्ञ के माध्यम से जो है वेबिनार आयोजित करते हैं, और जिससे कि हमारे किसानों को नई उन्नत तकनीकी जानकारी, चाहे वो भारत सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले जो है अनुसंधान विषय फसल विशेष के जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनके माध्यम से कोई भी जानकारी का जो है प्रचार प्रसार करना, उनके द्वारा जो अनुसंधान किए जा रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करना, साथ ही साथ हमारे जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा जो नई प्रजातियों का विकास है उससे संबंधित जानकारियां, नई तकनीकी जानकारियां के साथ साथ खेती में नए अभिनव क्या प्रयोग किए गए हैं, उन सभी जानकारियां का जो है, साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एनजीओ, हमारे प्रगतिशील किसानों के द्वारा जो निरंतर अपने खेतों पे अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सभी प्रयोगों की जानकारी वेबिनार के माध्यम से देश के युवा किसानों, आम किसानों तक सहजता एवं सरल भाषा में जिससे उपलब्ध कराना ही इस संस्था का उद्देश्य है। और मेरा ये जो है प्रयास है कि हम किसानों को सहज एवं सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि जो है किसान उसको अपनाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे पास टीम बलराम के अभिन्न सहयोगी जी और बहुत ही अनुभवी प्रगतिशील किसान, जिन्होंने अरंडी की खेती में, अरंडी के बीज उत्पादन में, प्याज के बीज उत्पादन में, लहसुन और जीरे अन्य मसाला फसलों के उत्पादन में बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। बहुत युवा किसान हैं जिनके लगातार किए गए अपने खेतों में प्रयोग को आज हम जो है आप लोगों से साझा करेंगे। हमारे किसान, अभी हमारे टीम के प्रमुख सदस्य श्री शिव सर किसान का परिचय दे दें। मैं साइड में सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं श्री पंकज पटेल साहब, तो आप लोग उनको सुने और बल्बलेट माध्यम से कैसे प्याज का बीज उत्पादन की लिया जाता है। आप कंद का उपयोग करते हैं उसके लिए, प्याज के लिए, लेकिन यदि आप बीज उत्पादन भी अपना ध्येय रखें तो उसमें ज्यादा पैसे, ज्यादा मुनाफा, और ये सारी चर्चाएं आज जो है पंकज पटेल जी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार रबी और जायद में 40 वेबिनार बलराम संदेश ने हमारे किसानों को बड़े पैमाने पे लाभ मिला, बहुत सारे किसानों के विभिन्न प्रकार के मेल प्राप्त हुए,
जिन्होंने विभिन्न फसलों की से संबंधित जानकारियों को जो उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको सराहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं उससे हम आप सबको लाभ होगा। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिव सर को कि वो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री पंकज पटेल साहब, जो खंडवा जिले के जो निमाड़ है, मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है, सब्जियों की खेती के लिए बहुत जाना जाता है। आज वहां से जो है हमारे प्रगतिशील किसान और टीम बलराम के प्रमुख सदस्य श्री पंकज पटेल जी का व्याख्यान होना है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिव सर को कि वो हमारे आज के वक्ता श्री पंकज पटेल साहब का परिचय दें। जी शुक्रिया सर। मैं शिव कुमार आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और जो भी वैज्ञानिक हैं या खेती से जुड़े हुए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री पंकज पटेल जी, ये टीम बलराम के ही सदस्य हैं और बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील किसान हैं। ये खंडवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और खेती का बड़ा शौक रखते हैं। इसी कड़ी में जो है नई नई जो विधा हैं, नई नई जो टेक्निक्स हैं, उनका अपने खेत पर चलन करना और बीज उत्पादन का इनका मुख्य काम है। और जैसे ये प्याज, अरहर, अरंडी, सरसों और जितनी भी और बाकी फसलें हैं उन सब का बीज उत्पादन करते हैं और किसानों को मोटिवेट भी करते हैं। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा खेती करने का जो अनुभव इनको है, आज उसी अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। और पंकज पटेल जी का कहना है कि इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी नई नई तकनीक है उनसे प्रत्येक किसान जुड़े और वो खेती करने के साथ साथ, मतलब तकनीकी खेती करने के साथ साथ उनका उद्देश्य रहना चाहिए कि वो बीज उत्पादन भी करें, क्योंकि बीज उत्पादन में पैसा भी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो आज का जो विषय है वो बल्बलेट विधि द्वारा खरीफ की जो प्याज का उत्पादन है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसको स्टोरेज कैसे करना है और किस तरीके से उसको मार्केट में सेल आउट करना है। वो सारी जो अनुभव हैं आज हम श्री पंकज पटेल जी से लेंगे। और इनका जो पूरा काफी समय से जो खेती में नई नई टेक्निक अपनाते हैं उसका प्याज की खेती में जो भी इनके पास अनुभव है उसको साझा करने का मैं उनसे आग्रह करता हूं। और अपने जो भी उद्बोधन है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स से सबको लाभ मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंकज पटेल जी को कि वो आएं और माइक संभालें और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने अभिवादन से अभिभूत करें। जी आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सभी अग्रजों को नमस्कार एवं गुरुजनों को प्रणाम। मैं पंकज पटेल खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले से बिलोंग करता हूं और हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हमारी परिपाटी रही है बलराम संदेश की, कि हम हमेशा से किसानों के लाभ की, किसानों की जरूरत की जो भी आवश्यक जानकारियां हैं या जो खेती की तकनीक है उनको समय रहते उन तक पहुंचाएं। तो प्याज पर तो हम वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारा जो समय आने वाला है वो खरीफ में प्याज के ऊपर किसानों को जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि खरीफ में सबसे ट्रिकी काम होता है कि हम नर्सरी कैसे मैनेज करें, क्योंकि बारिश की अनियमितताओं के कारण जो हमारी नर्सरी है वो तैयार नहीं हो पाती और सही समय पर प्याज नहीं लग पाता है, जिस कारण क्या है कि लागत भी बढ़ जाती है और सही उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। तो इसी तारतम्य में हमारी ये जो कड़ी है इस वेबिनार की, इसमें हम आपको जो कली विधि या गठिया विधि और जिसको बल्बलेट मेथड कहते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि यदि हम नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि कुछ एरियाज में पानी बहुत अधिक गिरता है, कहीं कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किसान सही समय रहते वो नर्सरी प्रिपेयर कर पाए, तो इस मेथड के थ्रू आप खरीफ का प्याज बहुत अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं और समय से पहले आप प्याज आपका निकाल के मार्केट में भी जा सकते हैं। तो पहले हम प्याज के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में हम बल्बलेट मेथड पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है वो बल्बलेट मेथड है। प्याज के संबंध में भी यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं या बल्बलेट मेथड में कोई प्रश्न होते हैं तो आप इस वेबिनार के अंत में
जो हमारा प्रश्न उत्तर सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी शंकाएं वो होंगी मैं उसका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। सर, स्लाइड। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्याज हमारी एक प्रमुख फसल होती जा रही है देश में। प्याज एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सब्जी है जो कि संपूर्ण भारत में उगाई जाती है और इसका बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में किया जाता है और लगभग 17 लाख टन का प्याज भारत निर्यात भी करता है, जिससे कि अच्छी खासी आमदनी भारत मतलब कृषि क्षेत्र में होती है। प्याज एक उपयोगी मतलब पारंपरिक व्यंजनों में जैसे सलाद में और सभी सब्जियों में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसके औषधि गुण भी हैं कि जो कान दर्द या हैजा वगैरह होता है या लू लगने में गर्मियों के दिनों में प्याज का उपयोग किया जाता है। ये सभी सारी चीजें आप इससे भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। शिव सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे राज्यवार कभी भारत में इसकी उत्पादकता का देखा जाए तो जो गुजरात है, गुजरात में इसकी उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है। वहाँ की फर्टाइल लैंड होने के कारण वहाँ का 31.67 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। और कभी इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये प्रमुख रूप से उगाया जाता है। 204,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। दूसरे नंबर पर जो है कर्नाटक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कभी हम देखें तो आज इन दिनों प्याज की खेती काफी अच्छे से हो रही है। मध्य प्रदेश का जो निमाड़ वाला एरिया है और मालवा रीजन है, निमाड़ की विशेषता यह है कि निमाड़ में हम इसको तीनों सेगमेंट में करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज हो गया था इसलिए। कभी हम निमाड़ की बात करें तो हमारे यहाँ तीनों सेगमेंट में इसकी खेती की जाती है, खरीफ में भी, पछेती खरीफ में भी और रबी सीजन में भी। और कभी हम बाकी राज्यों का देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य इनका उत्पादन कर रहे हैं। गुजरात में भी काफी हद तक इसका उत्पादन किया जा रहा है। और बल्बलेट मेथड का कभी देखें तो सबसे ज्यादा काम अलवर राजस्थान में और निमाड़ में इसकी खेती अधिक होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। जलवायु, तो प्याज को हल्के जलवायु वाले क्षेत्र में ज्यादा उगाया जाता है, जहां पर न ज्यादा टेम्परेचर हो, न ज्यादा ठंडी गिरती हो। मानसून की अवधि के दौरान जब औसत वर्षा 75 से 100 mm के सेंटीमीटर के लगभग होती है तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और उसके उत्पादन के लिए। और इसके वानस्पतिक विकास जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए 12.8 से 23 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। माइल्ड मौसम में इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। और जैसे जैसे इसमें क्लाइमेटिक चेंज होते हैं इसमें बीमारियों की संभावना आने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कंद संरचना के विकास के लिए 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर आवश्यक होता है। शुष्क वातावरण में जो कंद है उसकी परिपक्वता बहुत अच्छे से होती है। मध्य प्रदेश में प्याज खरगोन, खंडवा, इंदौर, होशंगाबाद, सागर आदि जिलों में, शुजालपुर, शाजापुर आदि बेल्ट्स में बहुत ज्यादा पैमाने पर उगाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। भूमि, जैसे कि भूमि की हम बात करें तो प्याज सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। गहरी, भुरभुरी और चिकनी बालू दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अच्छी फसल और उसके विकास उसके विकास के लिए भूमि में जो कार्बनिक तत्वों की मात्रा है वो पर्याप्त हो और पर्याप्त जल निकासी हो। वाटर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। जहां पर पानी रुकने की ज्यादा समस्या होती है वहां पर इसमें फल इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और चूंकि इसमें कंद वर्गीय फसल है, यदि पानी ज्यादा रुक रहा है तो इसके बल्ब और उत्पादन में इसकी दिक्कत होती है और उत्पादन आशानुरूप हमें नहीं मिलता है। उच्च अम्लीय और क्षारीय के प्रति ये संवेदनशील होती है। अतः भूमि का आदर्श पीएच 5.8 से 6.5 होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। मृदा सौरीकरण, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कभी खरीफ में बात करें, कभी हम खरीफ में इसकी नर्सरी लगाना चाहते हैं तो जो खरीफ में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं एंथ्रेक्नोज की और डैम्पिंग ऑफ की। कई बार क्या होता है कि हम लोग आवश्यकता से अधिक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं हमारी जमीन में। इस कारण ये देखने में आया है कि जहां भी हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहां पे सॉइल बॉर्न फंगल डिसीज की समस्याएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए और फिर क्या होता है कि हम अधिक कभी पानी दे रहे हैं, मिट्टी कभी पर्याप्त नमी उसकी टूट नहीं रही है।
तो वहां पर फिर सॉइल बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और इस कारण क्या है, नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ और एंथ्रेक्नोज जैसी समस्याएं, पाद विगलन, इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए मृदा सौरीकरण करना बहुत आवश्यक है जहां पर भी हम हमारी नर्सरी डालते हैं खरीफ की। तो इसमें क्या है कि मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम गर्मी के दिनों में जो भी हमारा एरिया है जहां हम नर्सरी डालने वाले हैं, डालते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से कल्टीवेटर प्लाउ करके, पूरा फ्लैट करके, उसमें एक पारदर्शी पॉलिथीन कवर जिसका कि मान है 250 गेज जो पॉलिथीन होती है, ट्रांसपेरेंट इसमें हमको लेना है, ट्रांसपेरेंट पन्नी, उसको उससे कवर कर देना है पॉलिथीन का पूरा, उसके जो भी हमारा एरिया है जो सिलेक्ट कर रखा है हमने उसको। और पॉलिथीन के माध्यम से जो कैद सौर्य की ऊर्जा होगी, जो यूवी रेज उसमें पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा मृदा का सौरीकरण होगा, जिसके कारण जो बीज, कवक, कीटाणु, नेमाटोड और अन्य जो फंगल डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु कीटाणु हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। यह सौर ऊर्जा का एक सबसे बढ़िया उपयोग है, जिससे कि क्या है कि मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना भी ठीक हो जाती है और मृदा सौरीकरण करने से फंगल डिसीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बीज दर की बात करें यदि हम, तो नर्सरी तैयार करने के लिए खरीफ में हमें 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए हमारे लिए 2.5 से 3.5-4 किलो बीज पर्याप्त होता है। यदि हमारे बीज अच्छा है, उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, तो इतना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। वहीं हम हेक्टेयर की बात करें तो 12 से 15 किलो बीज पर्याप्त होता है। रबी के लिए कभी हम बात करें तो 10 से 12 किलो बीज होता है 1 हेक्टेयर के लिए। और हम आज चूंकि हमारा टॉपिक बल्बलेट्स मेथड है, तो बल्बलेट्स मेथड में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब नर्सरी हम खरीफ के लिए तैयार करते हैं वो तो ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रिकी है। उसमें हमें कभी कभी क्या होता है, बारिश की अधिकता के कारण वो नहीं मिल पाता। चूंकि हमारा आज का टॉपिक बल्बलेट मेथड है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम बल्बलेट मेथड के द्वारा कली तैयार कर रहे हैं 1 एकड़ के लिए, तो 1 एकड़ के कली के लिए 2.5 किलो से 3.5 किलो बीज पर्याप्त है। और इसको हमको जनवरी, मतलब जो समय होता है हमारा 5 से 10 जनवरी या 15 जनवरी 20 जनवरी तक, आपको उस समय इसकी नर्सरी डालना है। नर्सरी डालने का तरीका ये रहेगा कि 150 फीट गुणा 4 फीट की क्यारी बनाइए आप। उसमें हमारा जो बीज की डेंसिटी डालने की वो इस तरह से रहेगी कि 150 फीट की और गुणा 4 फीट की जो क्यारी है उसमें 300 ग्राम बीज डलना चाहिए। या कभी आप स्क्वायर मीटर से देखें इसको, तो 15 ग्राम बीज पर स्क्वायर मीटर आप कभी बीज डालेंगे। इसमें थोड़ा हम जो नर्सरी डालते हैं ना, उससे थोड़ा सघन डालना है, ताकि जो हमारी कली का साइज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर, एक जो कंचा होता है जो बच्चे खेलते हैं गोटी, उसके साइज की आना चाहिए। कभी हम बीज को ज्यादा विरल डाल देंगे तो जो हमारी कली बनेगी ना वो बहुत मोटी बनेगी। उससे क्या है कि उत्पादन प्रभावित होगा। यदि हम मोटी कली लगाएंगे तो उसमें बोल्टस आने की संभावना बढ़ जाती है और हमारी उत्पादन जो क्षमता है वो घट जाती है, उत्पादन उतना जल्दी नहीं आता। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब हम पौधशाला निर्माण कर रहे हैं मतलब जनवरी में, तो उठी हुई क्यारियां भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उठी हुई क्यारियों में फिर आपको रेस्ड बेड पे ड्रिप का लगाना पड़ेगा। और कभी आप फ्लड मेथड से कर रहे हैं तो आप क्यारी सिंपल बना लीजिए, लेकिन रेस्ड बेड में करेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि उखाड़ते समय वो अच्छे से उखड़ जाएगी। तो इसमें हमको पौधशाला निर्माण में क्या करना है, 3 गुणा 1 मीटर की जमीन ले लें, या फिर 150 फीट की कभी आप इकट्ठी ले रहे हैं, तो आपको उसमें पानी देने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बीज के ऊपर एकदम से पानी फिरे तो दिक्कत ना हो। तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन परिमाप वही रहेगा कि 1 स्क्वायर मीटर में आपको 15 ग्राम बीज डालना है। तो इसमें नर्सरी में 3 गुणा 1 मीटर की तैयार कर लें, उसको 15 से 20 मीटर आपकी जो क्यारी रहेगी, जिसमें आप जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं उठी हुई है रेस्ड बेड, इसमें क्या है कि वाटर स्टेगमेंट होता है या पानी रुकने की संभावना नहीं होती है ना। तो इसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होगी जमीन से, और जो क्यारियों की दूज की दूरी कभी आप हाथ से डाल रहे हैं तो उसमें 70 सेंटीमीटर की दूरियों पर बनाएंगे। और बाकी की जो सस्य क्रियाएं होती हैं वो आपको वैसे ही करना है। सामान्यतः नर्सरी तैयार करने में चिकनी बलुई दोमट मिट्टी या फिर जो लाल मिट्टी होती है, लाल भूरी या बलुई मिट्टी होती है, उसमें सबसे अच्छी नर्सरी तैयार होती है, क्योंकि हमको जब अपरूट करते हैं, उनको उखाड़ते हैं नर्सरी को, तो वो दिक्कत नहीं होती है और उसमें कंद भी अच्छा बनता है। और इसमें हम कंद को कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद का अच्छे से उपयोग करें। और इसमें रबी मौसम में जो बीज हम बुआई कतारों में करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर, और खरीफ में 5 से 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब बल्बलेट मेथड में जाएंगे तो हम
इसमें सघन बीज को डालना पड़ेगा थोड़ा, ताकि कली का साइज अच्छा बने। सर नेक्स्ट स्लाइड। बीज की बुआई के बाद भूमि में जैसे कि नमी संरक्षित करने के घास की पत्तियां डालते हैं हम उसमें, ताकि उसका नमी संरक्षित रहे और बीज को अच्छे से उगने में कोई समस्या नहीं हो। जब क्यारी में नमी रहती है तो बीज का अंकुरण अच्छे से रहता है। तो उस समय थोड़ा वैसे था, हालांकि जनवरी में हम जब डालते हैं तो ठंड का मौसम रहता है, तो पानी देने की इतने फ्रिक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी 5 से 10 दिन के अंतराल पर आपको उसमें पानी देना है। और इसमें आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर के लिए रोपण के लिए पर्याप्त होता ही है, जनरल जो नर्सरी है उसके लिए है। लेकिन जब हम 1 एकड़ की कली की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया 2.5 से 3.5 किलो बीज पर्याप्त है। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको कितने एरिया में आपको लगाना है, तो उसका जो भी होगा वो मल्टीप्लाई होकर सीड आप रेट डिसाइड कर लीजिए कितना लगाना है। 1 एकड़ के लिए जिस 2.5 से 3.5 किलो बीज पर्याप्त है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब ये जो कली हमने लगाई उसको 2 से 2.5 महीने हमको पानी देना है। ये स्टोरेज का जिस तरह हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। आपने जो जनवरी में पौधशाला निर्माण करके कली का बीज डाल दिया, आपको उसको पानी देना है 2 से 2.5 महीने तक आपको उसको पानी देना है। जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तकरीबन 2-2.25 फीट तक हो जाती है और नीचे कंचे के बराबर कलियां बनने लग जाती है, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, इतनी छोटी कलियां जब बनने लग जाती हैं तब आपको उसको पानी देना बंद कर देना है। और 2.5 महीने में उस पर ढाल आने लग जाएगी, मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि पत्तियां अपने आप ढलने लग जाएंगी। और कंचे के आकार की जब कली बन जाएगी तो आपको उसको उखाड़ करके वहीं पाल के ऊपर ऐसे जमा देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि जनवरी में हम डालेंगे वो अप्रैल में तैयार हो जाएगी और अप्रैल में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और जब हम उसमें से उखाड़ते हैं कली को तो उसको जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें सनबर्न हो जाता है। और वो आप जब स्टोर के लिए ले जाते हैं स्टोरेज करने के लिए तो उसमें बहुत सारी स्टोरेज लॉसेस होते हैं, उगने लग जाती है या फिर खराब हो जाती है। इसके कारण हमको जब उसको उखाड़ते हैं तो उसको ऐसे जमा के 4 से 8 दिन 10 दिन तक वहीं पे क्यारियों पे रखे रहने देना है। उससे ये होगा कि जो हमारी ऊपर की पत्तियां हैं वो पूरी सूख जाएंगी। पत्तियां जब सूख जाएंगी उसके बाद में हमको उसको वहां से उठा करके किसी भी छायादार जगह पर ले जाना है, वहां पर रखना है। जो 8 से 10 दिन वो धूप में रही उसके कारण उसमें बहुत गर्मी रहती है, तो उसके कारण जब वो छांव में रहेगी तो उसकी पूरी हीट खत्म हो जाएगी और ठंडी ठंडी हो जाएगी कलियां। उसके बाद हमको उसको उठा करके स्टोरेज करना है। जिस तरह की हम आप फोटो में देख पा रहे हैं भंडारण व्यवस्था के बारे में, ये राजस्थान का पिक है जहाँ पे एक महिला खड़ी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या है कि जो कली है उसको पूरा उखाड़ के क्यूरिंग करके सुखा के और इनको इस तरह बांध के रख दिया है। ये सबसे बढ़िया मेथड है। इसमें उगने की जो लॉसेज हैं, मतलब ठंडी हवा चलती है उसमें उगने की समस्याएं बहुत कम आती है, क्योंकि इसकी पत्तियां उसमें साबुत रहती हैं और उसका मुंह पूरी तरह से बंद रहता है। तो जो बारिश में जून जुलाई में ठंडी हवा चलती है तब उगने की संभावना इसमें कम रहती है। और ये दूसरी जो आप फोटो देख पा रहे हैं जहाँ पर कलियां बिछा के रखी हुई हैं, ये हमारे निमाड़ में इस तरह की विधि उपयोग की जाती है। इसमें जब पेड़ की छांव के बाद सुखा लेने के बाद में और ठंडा हो जाने के बाद में जब हम लेके आते हैं तो घर में हम इस तरह से इसको रख देते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं ये। और ये एक तीसरा मेथड है जिसमें क्या है कि 3 बांस का पल्ली ले लो या फिर सीमेंट के पोल ले लें और उसको आपस में तारों से बांध लें और उसके ऊपर ये कलियों को जिस तरह से इन्होंने बांध रखा है, आप देख पा रहे हैं आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है और इन्होंने पूरा कलियों को इस तरह से स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप इसको बारिश के समय में और आपको ढक के रखना पड़ेगा और उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। सबसे अच्छी मेथड जो ये महिला खड़ी राजस्थान की है, अलवर जिले में यूज हो रही है, ये वाली मेथड सबसे अच्छी है। इसमें बांध के आप रख दीजिए या तो फिर ये इस तरह से आपको सुखा के और सेग्रीगेट करके लाना है। कली को जब आपने पेड़ के नीचे रखा था वहां पे उसको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करने के बाद उसको साफ कर लें, उसकी मिट्टी विट्टी पूरी झाड़ लें और उसको एक चलनी आती है जो 2.5 से 3 कली अलग और बड़ी कली अलग हो जाएगी। इसका सेग्रीगेट करने का सब कारण ये है कि जब छोटी कली होती है वो थोड़ी लेट मैच्योर होती है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि हेलो जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है ना? प्रॉपर आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो सेग्रीगेट करने का ये है कि जो छोटी कली है उसका मैच्योरिटी टाइम एक जैसा होता है और जब हम बड़ी कली छोटी कली साथ में कभी लगा देंगे तो उसमें क्या है कि कुछ बल्ब जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और कुछ देर से। तो बड़े जो कलियां हम उसमें से छांटते हैं उन्हें हम एक तरफ लगाएं,
जो छोटी कलियां, एक जैसी कलियां, उनको एक तरफ लगाएं ताकि हमारा क्वालिटी मेंटेन हो सके और जो फसल हमारी मैच्योर होगी वो एक साथ होगी। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की कलियों को हमने उखाड़ के रख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसको लगाने का सही समय क्या है? जो हम कली लगाते हैं तो इसका सबसे सही बढ़िया समय है राखी के बाद 15 से 18 अगस्त, 20 अगस्त के पास आसपास, या जहां भी जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जब आपको 8 से 10 दिन का गैप मिलता है जिसमें कि आप आपकी शस्य क्रियाएं करके खेत अच्छे से तैयार कर लें। बारिश क्योंकि बारिश उस समय थोड़ी थम सी जाती है, कम ज्यादा होती रहती है, तो उस समय आप लगा सकते हैं। अब जो हम खरीफ में जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए हमको खेत का सूखना ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसमें नर्सरी वाला प्याज ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। लेकिन खरीफ वाला जो अपनी बल्बलेट मेथड है, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप बाध्य नहीं हो। आपने यदि खरीफ मतलब नर्सरी तैयार करी खरीफ की और 55 या 45 दिन की नर्सरी हमको ट्रांसप्लांट करनी होती है, प्याज लगाने होते हैं, और उस समय कभी आपका खेत तैयार नहीं हो पाता है, बारिश ज्यादा गिरती है, तो वो नर्सरी हमारी खराब हो जाती है और हम उसको सही समय पर नहीं लगाएंगे तो उस नर्सरी का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन बल्बलेट मेथड में आप टाइम बाउंड नहीं है, आपके पास में समय है, जब भी आपको अनुकूल मौसम मिल रहा है तब आप आपका कली को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और चूंकि कली का प्याज 60 से 65 दिन में आ जाता है, तो आप अर्ली मार्केट में जाने में सबसे बड़ी सुविधा है कि आपका प्याज जब आएगा तब अक्टूबर नवंबर मिड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में, इसमें आपका प्याज आ जाएगा। इस समय में पूरे भारत में कहीं प्याज नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग भी कर रहे हैं तो वो प्याज भी लेट होती है क्योंकि वो कम से कम 90 दिन लेते हैं। लेकिन बल्बलेट मेथड में आपका वही प्याज 60 दिन, 62 दिन, 65 दिन में। इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि जो हल्की जमीन वाले हैं, जिनके यहाँ स्लोप वाली जमीन है या लाल मिट्टी है, वहां पे फिर 8 से 10 दिन लेट जल्दी आ जाएगा। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है और जो भारी जमीन है, वहां पे 8 से 10 दिन का समय ज्यादा लग सकता है। तो आप उसको 65 से 70 दिन या 75 दिन मान के चलें। तो रोपाई का समय इसका सबसे बढ़िया है कि जुलाई अगस्त में 15 अगस्त के आसपास, 18 अगस्त के आसपास जो स्पेल होता है जहां पर थोड़ी बारिश कम होती है, उसमें आपको इसको रोपाई करना है। और ट्रांसप्लांटिंग वाला प्याज भी आप उसी समय लगभग रोपाई करते हैं। लेकिन इसका दिक्कत यह है कि कभी आपने प्याज ट्रांसप्लांट किया और बारिश हो होती है, आप उसको चौपाई जैसे ही करेंगे, फट से उसमें से रूट्स निकल आएंगे और एस्टैब्लिश बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। पौधों की दूरी, जैसे कि हम नर्सरी का प्याज लगाते हैं, इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर या 4, हर प्लांट टू प्लांट की दूरी 4 इंच के लगभग रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच के लगभग रखते हैं। सेम टू सेम आपको कली में भी करना है, या बल्बलेट जिसको बोलते हैं उसमें भी यही करना है। लेकिन इसमें आपको बल्बलेट में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखना है। पौधों की जो दूरी है वो 4 से 5 या 6 इंच के लगभग रखें, क्योंकि क्या है कि इसका प्याज काफी अच्छा बनता है और इसको आपको दूरी मेंटेन करके रखेंगे तो आपको जो धूप है वो अच्छे से मिलेगी जमीन को। यदि पानी गिरता भी है तो पानी निकल जाएगा। और इसमें कतार से कतार की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 और लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग। इंच में देखें तो 4 इंच प्लांट टू प्लांट और कतार से कतार की दूरी 6 इंच या 7 इंच के लगभग आप रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। खरपतवार नियंत्रण, जैसा कि आप प्याज के उत्पादक सभी किसान जानते हैं कि खरीफ मौसम में बहुत अधिक घास होने की संभावना होती रहती है और खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन प्याज में हमको इतनी समस्या नहीं होती क्योंकि प्याज में जो भी खरपतवार नाशी है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्याज के पौधों को कम दूरी पर लगाने में दिक्कत ये होती है कि धूप प्रॉपर नहीं मिल पाती है, लेकिन आप उसको दूरी पर ही लगाएंगे तो बेहतर उत्पादन मिलेगा। कभी आप ज्यादा पास लगा देंगे तो उसमें उनकी जड़ें उथली होती हैं, शैलो रूट्स होते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा करते हैं उस समय। और उस समय चूंकि बारिश ज्यादा होती है तो आपको थोड़ा दूरी मेंटेन करके ही लगाना है। निदाई गुड़ाई तो जैसे हम
प्याज में करते हैं, हर 10 से 15 दिन 20 दिन में करते हैं। और रोपाई के 40 से 45 दिन बाद निदाई गुड़ाई करके निंदानाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम जो ऑक्सीफ्लोरोक्विन करके एक दवाई है उसका आप उपयोग करें इसमें। और जो दवाई का परिमाण है तकरीबन उसका 1.5 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसमें, मतलब एक पंप में 15 लीटर के पंप में 4.5 से 5 ml तक का आप ऑक्सीफ्लोरोक्विन डालें। ज्यादा दवाई का उपयोग ना करें क्योंकि इसके जो दुष्प्रभाव ये है कि प्याज थोड़े दिन के लिए रुक जाता है। कभी आप इसमें अधिक दवाई का उपयोग करेंगे तो उसकी ग्रोथ प्रभावित होगी। पौधे की रोपाई के बाद में निंदाई गुड़ाई कर लें, हल्का फुल्का जो भी खरपतवार है उसको निकाल लें। प्याज उथली जड़ों वाला होता है, इसलिए हमें शुरुआती अवस्था में इसको साफ सुथरा रखना है ताकि वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से कर ले और उसका उत्पादन अच्छे से मिले। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि हमने बताया प्रारंभिक विकास चरणों में जो किसी की क्रांतिक अवस्था है उस समय इसमें घास नहीं होना चाहिए ताकि आपका वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर मिल जाए। और उसका कुशल खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे मैंने बताया ऑक्सीफ्लोरोक्विन 23.5 जो है वो 1.5 से 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, या एक पंप की बात की जाए तो 5 से 7 ml आप उसमें हर पंप में डाल सकते हैं इस दवाई का। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे कि हम अब कली विधि के लाभ, जो नर्सरी विधि है, नर्सरी विधि के ऊपर कली विधि को ज्यादा पसंद किए जाने के क्या कारण है सर? नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि साथियों आप जानते हैं कि खरीफ के मौसम में बहुत ट्रिकी है कि हम खरीफ की नर्सरी डालें, उसको सही समय पर डालें और सही समय पर हमारे को कभी समय मिलता है तो हम उसको लगा पाते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले उस पे स्लाइड पे मैंने आपको बताया, कली मेथड में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास में समय की बाध्यता नहीं है। आपको जब अनुकूल मौसम मिल रहा है तब आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अर्ली मार्केट, कली का प्याज 60 से 65 दिन या 70 दिन खूब से खूब लेता है, इसलिए आप अर्ली मार्केट फेच कर सकते हैं। और जबकि अक्टूबर नवंबर में जब सबसे अच्छा भाव होता है सर, लास्ट वाली स्लाइड, जो सबसे अच्छा भाव अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक होता है उस समय, सर इसके पहले वाली, सर इसके पहले वाली देखिए के लाभ, इसके जस्ट पहले, शिव सर इसके जस्ट पहले वाली। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हाँ अर्ली मार्केट, यदि हम हमारा प्याज अक्टूबर से नवंबर के समय में निकलता है तो हमारा रेट सबसे अच्छा मिलता है। तो कली वाली जो मेथड है इसमें सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि हमारा प्याज बहुत जल्दी आएगा, जल्दी परिपक्व होगा। और सर्वाइवल रेट, कली का प्याज हम जितना लगाते हैं वो सारा का सर्वाइव करेगा और पूरा का पूरा प्याज बनेगा यदि बहुत अधिक बारिश नहीं होती है। तो कली का जो प्याज होता है वो बीमारी के लिए थोड़ा सहनशील होता है। यदि हमने नर्सरी का प्याज ट्रांसप्लांट किया और बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो उसमें पैचेस बैठ जाते हैं जिसमें कि एंथ्रेक्नोज और बाकी जो समस्याएं होती है, डैम्पिंग ऑफ की आने की संभावना बहुत ज्यादा होती। लेकिन कली में इन समस्याओं के प्रति थोड़ी सहनशीलता होती है क्योंकि पहले से वो प्याज बन चुका होता है और उसमें लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, उसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा अच्छा होता है बजाय नर्सरी का जो रोप होता है उससे। और ये 60 से 70 दिन में परिपक्व हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी मार्केट में जाने में सुविधा रहेगी और जहां आपको पैसा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। शिव सर नेक्स्ट स्लाइड। एक एकड़ खेत में यदि हम कली विधि द्वारा प्याज लगाते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक्स है हम उसकी बात कर लेते हैं। बीज जैसे कि मैंने बताया था 2.5 से 3.5 किलो एक एकड़ की कली के लिए पर्याप्त तो होता है, लेकिन चूंकि उसमें से कुछ कली खराब हो जाती है तो आप 5 किलो बीज मान के चलिए कि 5 किलो बीज में पर्याप्त आपकी कलियां बन जाएगी।
जो कि अभी के रेट से देखा जाए तो 8,000 रुपए का हुआ। इसमें जो मजदूरी जोड़ ली जाए कली को शुरू से आखिरी तक का करने के लिए, तो तकरीबन 100 से 110 मजदूर इसमें लगते हैं, जो कि 10,000 रुपए के आसपास हुए। इसमें दवाई का खर्चा 3 से 4,000 रुपए 5,000 तक, उसमें जो भी प्याज निकलेगा उसको भरना, माल ढुलाई 600 रुपए कभी हम उसकी लागत जोड़ लें, और कुल लागत जो टोटल 1 एकड़ के खेत के लिए है वो 23,600 के आसपास बैठती है। अब इसकी उत्पादन की अभी हम बात कर लें, यदि आपने सही समय पर इसको लगाया है और आपने जो भी शस्य क्रियाएं उसमें सही करी हैं और आपको मौसम का साथ मिला या बहुत अधिक बारिश नहीं हुई है, तो 150 से लेकर के 250 कट्टे आपको 1 एकड़ में उत्पादन मिल सकता है। और इसमें 1 कट्टे का जो वजन हम इसमें मान के चल रहे हैं वो 40 केजी, 1 मन जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप इतना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और मार्केट में उस समय जो रेट होता है वो तकरीबन 30 रुपए से 40 रुपए किलो या 25 रुपए से लेकर के 40 रुपए किलो तक का रेट मिलता है। कभी इस हिसाब से हम इसका गुणा करें तो हमको मतलब 1 एकड़ में 200 कट्टा भी एवरेज मान के चलते हैं और 40 किलो का कट्टा है तो 8,000 किलो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इसका कुल लागत हमारी है 23,600, और कभी हम इसका एवरेज मान के चलते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपको 1 एकड़ में प्राप्त हो सकते हैं, यदि आप सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं, यदि आपका बीज अच्छा है और यदि आपने सही तरीके से आप प्याज उत्पादन किया है और उसमें सही तरीके से शस्य क्रियाएं करिए, सही समय पर दवाई वगैरह डालिए, तो आपको इतना इसमें अनुमानित मिल सकता है। इस बार रेट 40 से 50 रुपए 55 रुपए किलो तक गए हैं। हमारे यहाँ एक फार्मर को 1 एकड़ में 255 कट्टे निकले और जो कि इंदौर मंडी में 55 रुपए किलो के रेट में बिके, उनका 5,75,000 का बिल बना था। यदि हम सही समय पर इन चीजों को करते हैं और खरीफ में नर्सरी विधि भी करें, लेकिन थोड़ा से पोर्शन में हम कली भी लगाएं, तो हमें सही समय पर प्याज प्राप्त होगी और सही समय पर हमारा कभी प्याज निकलेगा तो सही हमें रेट मिलेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए मैं इस जोर पर हमारा बलराम संदेश का उद्देश्य यही था कि इस विधि के बारे में सभी कृषक भाई जाने और इस विधि से प्याज तैयार करें तो हमें सही पैसा मिले। सिंचाई की बात करें जिस तरह से हम, तो खरीफ में हम जो सिंचाई वगैरह करते हैं, प्याज के पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं, कंद से अच्छे विकास के लिए फ्रिक्वेंट इरिगेशन, जैसे समय के हिसाब से या वातावरण के हिसाब से हमें पानी देना है। जो खरीफ के मौसम में सिंचाई उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी बरसात के मौसम 4 से 5 सिंचाई पर्याप्त है। और रबी के मौसम में कभी हम बात करें तो 12 से 15 सिंचाइयां देनी होती है, जो कि हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर देते हैं। और जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके हिसाब से हम जो भी क्रियाएं हमारी चलती हैं। खरीफ के मौसम में फसल के लिए कटाई के 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, और रबी के मौसम में तकरीबन 10 से 15 दिन की अवधि पर्याप्त होती है, जिसमें ताकि प्याज पूरी तरह से सूख जाए। और उसका क्योंकि हम रबी के मौसम में प्याज को स्टोर करते हैं, इसलिए थोड़ा पानी उसका सूख जाए, इसलिए हम इसका 10 से 15 दिन पहले उसका पानी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। श्योर सर, नेक्स्ट स्लाइड। सिंचाई की विधियां, ये जहां पर हम फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, सामान्य विधि सभी किसान उसी से देते हैं। टपक सिंचाई विधि में प्याज का कंद बहुत शानदार बनता है, इसमें बीमारियों की आने की संभावनाएं कम रहती हैं। और एक बौछार विधि या इसमें मिनी स्प्रिंकलर या माइक्रो स्प्रिंकलर का उपयोग कभी करते हैं तो इसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत कम होती है। तो ये तीनों ही मेथड अच्छी हैं, लेकिन इसमें ड्रिप और बौछार विधि ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें बल्ब अच्छे से बनता है। हम कुछ प्याज की किस्मों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे किसान पुरानी विधियों को, जैसे N53 पुरानी प्याज की किस्म है जिसको अभी तक उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो एग्रीफाउंड डार्क रेड करके जो वैरायटी है NHRDF द्वारा विकसित, ये खरीफ की सबसे अच्छी वैरायटीज में से एक है, क्योंकि ये 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो बल्ब है बहुत अट्रैक्टिव लाल कलर का है। साथियों, हमें जो भी प्याज कभी आप लगा रहे हैं उसमें कभी आपका प्याज का बल्ब अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छा कलर रखता है और उसके उत्पादन कभी अर्ली मैच्योरिटी वाला है, तो इस तरह का प्याज सिलेक्ट करिए, क्योंकि आपको मार्केट में पैसा अच्छा मिलेगा। तो एग्रीफाउंड डार्क रेड सबसे बेहतर वैरायटी है, आप इसका उपयोग करिए। N53 बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए ADR का उपयोग करिए। इसका कंद जो है 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास का होता है और मध्यम तीखा पंजेंट होता है। खरीफ के मौसम के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है। जो N241 है, ये रबी के मौसम की वैरायटी है
जो कि 6 से 6.1 सेंटीमीटर व्यास का इसका बल्ब होता है और मध्यम तीखी होती है और 13 से 14% की TSS वैल्यू है। इसकी क्षमता अच्छी होती है, भंडारण 5 से 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये रबी की वैरायटी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। N53 सबसे पुरानी वैरायटीज में से एक है। इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, इसमें पर्पल ब्लॉच की समस्या बहुत ज्यादा आती है सॉरी, इसलिए इस प्याज का आप उपयोग कम ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों के पास ब्रीडर सीड लाइन में भी नहीं है, इसलिए इसका सीड जो है बहुत 15-20 साल से चलते आ रहा है, इसलिए आप इसको ना चुने तो ही बेहतर है। अर्का निकेतन करके एक वैरायटी है जो कि 145 से 150 दिन में उत्पादन हो जाता है, इसका मैच्योर हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 420 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कंद गुलाबी रंग का गोलाकार 100 से 180 ग्राम वजन का होता है और इसकी उत्पादन क्षमता बहुत शानदार है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से। पूसा लाल ये IRI द्वारा विकसित किस्म है। 125 से 140 दिन इसकी अवधि है, समयावधि। उत्पादन क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। कंद मध्यम चपटे हल्के लाल गोला आकार के हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर व्यास के इसके है और 70 से 90 ग्राम वजन का एक बल्ब इसका बनता है। थोड़ा कम पंजेंट है और इसकी TSS वैल्यू 12 से 13% है। भंडारण के लिए बहुत अच्छी और उपयुक्त वैरायटी है। अर्का कल्याण ये भी IRI द्वारा विकसित है, समयावधि 140 से 145 दिन। इसकी उत्पादन क्षमता पूसा लाल से काफी बेहतर है, 470 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कंद गुलाबी रंग के गोलाकार आकृति के और 130 से 190 ग्राम वजन के होते हैं। थोड़ी पंजेंट है, इसकी TSS वैल्यू 11 से 13% है, तो इसकी भंडारण क्षमता अच्छी है और खरीफ के मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटी है ये। तो इस वैरायटी की विशेषता यह है कि जो पर्पल ब्लॉच सबसे बुरी बीमारी है उसके लिए थोड़ा सहनशील है। DOGR द्वारा विकसित भीमा सुपर वैरायटी है जो कि सबसे बढ़िया उसका उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट स्लाइड से। भीमा सुपर सबसे बढ़िया, इसका 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। यदि इसको पछेती खरीफ में आप उपयोग करते हैं तो इससे ज्यादा उत्पादन देने वाली आज तक कोई वैरायटी नहीं हुई है। भीमा सुपर को आप पछेती खरीफ में कभी उत्पादन करेंगे तो इसका उत्पादन आपको बहुत शानदार मिलेगा। तकरीबन 400 कट्टे प्रति एकड़ तक का भी मिल सकता है यदि आप इसको सही नवंबर में लगाते हैं, नवंबर या मिड नवंबर में आप इसको लगाते हैं। इसका प्याज जो होता है चपटे हल्के लाल रंग का होता है, ज्यादा लाल नहीं होता है, हल्का गुलाबी होता है, कम तीखा। और इसकी सबसे बढ़िया है कि सिंगल सेंटर्ड प्याज होते हैं, नेक इसकी बहुत पतली होती है और बहुत अट्रैक्टिव है और सबसे ज्यादा इसका उत्पादन सबसे अधिक है। भीमा जो डार्क रेड है इसकी भीमा लाल समयावधि 110 से 120 दिन। उत्पादन क्षमता 480 से 520 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और खरीफ में देर से बोने के लिए किस्म बहुत अच्छी है। इसका कंद हल्का गुलाबी रंग का है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के लिए भी इसकी सिफारिश की गई है। कंद मध्य चपटे हल्के लाल गोल आकार के हैं और भंडारण के लिए उपयुक्त है। भीमा श्वेता जो प्रोसेसिंग यूनिट जैसे गुजरात वगैरह में जो व्हाइट प्याज है उसके ऊपर उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिट करके उसको पेस्ट बनाकर भेजा जाता है। तो भीमा श्वेता जो वैरायटी है आप ये उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास में वैल्यू एडिशन के लिए प्लांट लगे हुए हैं और आप उनको बेच सकते हैं, क्योंकि निमाड़ और यहाँ पर सफेद प्याज बिकता नहीं है, लेकिन जो जैन इरिगेशन वाले हैं वो हम लोगों को यहाँ पर सीड देते हैं और उसकी खेती होती है, तो किसान इसको भी चुन सकते हैं और इसका पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है कभी आप डायरेक्ट उनके संपर्क में हैं तो। इसकी समयावधि है 100 से 120 दिन। उत्पादन क्षमता 260 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सॉरी माफ कीजिए। कंद सफेद रंग के गोलाकार आकृति के, अत्यधिक तीखा, बहुत पंजेंट होता है, इसलिए इसका उपयोग पेस्ट बनाने में होता है और इसका TSS है 11 से 12%। रबी मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटी है, मध्यम भंडारण क्षमता और इस जो वैल्यू एडिशन के लिए आप पेस्ट बना के कभी बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वैरायटी है उसके लिए अच्छी है। नेक्स्ट भीमा शुभ्रा DOGR जो राजगुरु नगर है उसके द्वारा विकसित ये वैरायटी है। 120 से 130 दिन मध्यम अवधि की है। उत्पादन क्षमता 360 से 420 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खरीफ में देर से मौसम मतलब खरीफ में पछेती खरीफ बोल रहे हैं उसमें उसके लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में खरीफ के मौसम के लिए पछेती खरीफ के लिए उसको अनुशंसित की गई है। कंद जो है मध्यम चपटे आकार के, 5 से 6 सेंटीमीटर व्यास,
और इसका TSS वैल्यू 11 से 12% है। और इसमें जो भी मतलब जो बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेसेस है उसको बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता अच्छी है और भंडारण के लिए मध्यम है, बहुत ज्यादा समय तक भंडारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। लाइन 883 ये वैरायटी जो अभी विकसित की गई है NHRDF द्वारा बल्बलेट मेथड के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर वैरायटी है, क्योंकि इसका कंद 75 दिन में तैयार हो जाता है और आप डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो 80 से 82 दिन में यह प्याज पककर तैयार हो जाता है। तो बल्बलेट मेथड में सबसे उपयुक्त वैरायटी जो है लाइन 883 है। इसका जो बल्ब है चमकदार, रंग डार्क गहरा लाल और बहुत शाइनी होता है इसका बल्ब। आकार इसका 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। 85 दिन में यह डायरेक्ट सोइंग में आ जाती है और बल्बलेट मेथड में 60 से 62 दिन में आ जाती है। बल्ब में 12 से 13 मतलब जिसका जो घुलनशील ठोस पदार्थ है वो 13 से 14% है। और जो इसको आप कभी उखाड़ते हैं और इसका पत्तियों को आप रहने देते हैं, मतलब पत्तियों को कट नहीं करते हैं, तो ये 2.5 से 3 महीने आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में प्राइस नहीं है तो आप इसको उखाड़ के रख लीजिए और उखाड़ने के बाद में इसकी पत्तियों को अलग ना करें और इसको वैसे ही रहने दें क्यूरिंग के लिए, तो 2.5 से 3 महीने ये प्याज स्टोर रह जाएगा। अन्य खरीफ की वैरायटीज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी। इसका जो बल्ब है वो स्टोरेज कर सकते हैं आप 2.5 से 3 महीने। इसलिए बल्बलेट मेथड के लिए कभी आपको यह सीड मिलता है NHRDF से तो आप जरूर लें और इसको जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। रेड 3 NHRDF द्वारा विकसित की गई है, अभी नवीनतम वैरायटी है जिसका कि जो स्टोरेज सेल्फ लाइफ है वो 7 से 8 महीने है। बल्ब जो कांसे के रंग के होते हैं और जिसको आप बोल सकते हैं पीली पत्ती प्याज जो होता है वो ये है। और पुणे फुरसुंगी की एडवांस लाइन है ये। जो इसकी नेक है पतली होती है और गोलाकार गोल बल्ब होता है जिसका व्यास है 5.5 से 6 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा बल्ब होता है, मतलब 3 प्याज में 2.5 किलो के लगभग बैठ जाएगा। कभी आपका मैनेजमेंट अच्छा है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा है, जमीन में आप सही तरीके से प्याज लगाया है, दूरी सही मेंटेन करी है, खरपतवार का सही समय पर उपयोग किया है और पानी देने की और न्यूट्रिशन वैल्यू सही दी है, तो ये इसकी क्षमता है 500 कट्टे प्रति एकड़। तो आप यह प्याज रबी के लिए चुन सकते हैं। इसमें 12 से 13 घुलनशील ठोस पदार्थ है और शुष्क द्रव्य 13 से 14%। इस कारण इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है और यह किस्म 350 से 450 क्विंटल, यहाँ तक कि मैंने इसका उत्पादन 500 कट्टे प्रति एकड़ तक का लिया है। इसलिए इसकी रबी के लिए अनुशंसा की गई है गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में, और MP में भी इसका उत्पादन बहुत शानदार तरीके से लिया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। मध्य प्रदेश के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लाल प्याज के लिए है पंजाब सिलेक्शन फूले समर्थ एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो राहुरी की निकाली है। 70 से 72 दिन में आ जाती है, लेकिन ये वैरायटी में थोड़ी दिक्कत ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका छिलका निकल जाता है। इसलिए आप इसको दिसंबर से जनवरी तक हार्वेस्ट कर ले तो सबसे बेहतर वैरायटी है और बहुत अर्ली है। भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर, NHRDF रेड 2, पूसा रत्नाकर, पूसा रेड, अर्का कल्याण और NT41 जो है ये रबी सीजन की वैरायटी है। क्षमा कीजिए, इसमें गलती से लिख दिया। पीली जो वैरायटीज हैं अर्ली ग्रेनो, फूले सुवर्णा, सफेद जो पूसा व्हाइट, फूले सफेद और एग्रीफाउंड व्हाइट। और सामान्य जो छोटी वैरायटी है सामान्यतः ये कर्नाटक के आसपास बोई जाती है, जो एग्रीफाउंड रोज करके वैरायटी है। इसको जनरली बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत शानदार वैरायटी है, लेकिन इसको GI टैगिंग मिली हुई है और कर्नाटक के आसपास ही बोया जाता है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। पोषक तत्व प्रबंधन। प्याज की अच्छी उपज के लिए जो उर्वरकों की जो अनुशंसा की जाती है वो 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश की मात्रा 50 से 100 किलोग्राम। इसमें जिंक 20 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें डालना चाहिए। चूंकि प्याज को सल्फर की आवश्यकता होती है इसलिए 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग करें। पौधरोपण के पहले जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको देनी है, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ण मात्रा आपको खेत में डाल देनी है। पौधरोपण के लिए 20 से 25 दिनों के उपरांत नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा इरिगेशन के साथ में देना है और तीसरी मात्रा 45 से 60 दिन।
इसमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि हमें 45 से 60 दिन के बाद में प्याज में कभी भी नाइट्रोजन नहीं देना है। 45 दिन के बाद आप नाइट्रोजन उसमें न डालें, वरना बोल्टिंग की समस्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। कीट प्रबंधन, जब भी प्याज में मौसम में कोई बदलाव आया है उसमें हमेशा कोई न कोई बीमारी आएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थ्रिप्स आना ही है। तो इसमें जो प्रौढ़ कीट होते हैं वो जो नई पत्तियां होती है उसमें रस चूस लेते हैं और उसका वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कंद निर्माण में भी दिक्कत होती है। इसके अधिक प्रकोप होने से पूरी पत्तियां मुड़ करके झुक जाती हैं और पूरा प्याज का आपका जो उत्पादन है वो पूर्ण तरह से 60 से 70% प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपका इसका जैसे टेम्परेचर 28 के ऊपर जाता है आपको थ्रिप्स के लिए कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए आप इसमें स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये जो थ्रिप्स है ये प्याज के जो बीज का ढेंचा होता है वहां पर अपना रिप्रोडक्शन करती है और दिन दुनी रात चौगनी इसका रिप्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला कीट है ये। इसके लिए आप प्रोपेनोफास 2 मिलीलीटर या कार्बोसल्फान 2 मिलीलीटर या स्पेनोसेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि थ्रिप्स में कोई भी टेक्निकल को आप रिपीट न करें। हमेशा अलग अलग क्लासेस के टेक्निकल उपयोग करें ताकि इसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप ना हो पाए। और इसमें हमेशा प्याज में जो भी स्प्रे करें स्टिकर्स जरूर उपयोग करें। मेगोट्स जो बल्ब में सुराख कर देते हैं और उसमें घुस के उसको बल्ब का खराब कर देते हैं, इसलिए हमें इसकी रोकथाम के लिए नियमित फसल चक्र का उपयोग करना है। गर्मी में डीप प्लॉइंग करनी है ताकि इस तरह के इसके मेगोट्स के जो भी प्यूपा वगैरह है वो सारे खत्म हो सके। नेक्स्ट स्लाइड सर। कटवर्म, हालांकि प्याज में इसकी समस्या उतनी अधिक नहीं होती है, लेकिन जिन खेतों में पानी ज्यादा रुका रहता है और पुरानी फसलों के अवशेष अधिक मात्रा में पड़े रहते हैं वहां पर इनके जो फुदके होते हैं जिसको मोथ्स बोलते हैं वो इसके अंडे देके चले जाते हैं। इसके सुंडियां जो होती है प्याज को पत्तियों को खाने लगती हैं और प्याज के बल्ब में अंदर घुस करके उसको भी नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास का उपयोग कर सकते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से, और इसका स्प्रे करेंगे तो आराम से नियंत्रित हो जाएगा। आर्द्र पतन या आर्द्र विगलन, यह स्क्लेरेशियम रल्फासी नामक कवक के कारण होता है। यह पौधशाला में बीज अंकुरण के समय उसी समय प्रभाव देता है या ज्यादा नमी में इसके तंतु जो कवक होते हैं वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इस कारण हमें इसका ध्यान रखना है कि पौधों का जमीन से लगने वाला जो भाग होता है वहां पर इसके सड़ने की संभावना अधिक होती है। यदि आप सही समय पर फंगिसाइड का उपयोग करते हैं तो इससे निजात पा सकते हैं। और अधिक वेटी सॉइल नहीं रखना है, समय समय पर जब पौधा पानी मांगे तभी आप उसको पानी दें, तो आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। इस रोग से 10 से 90% तक पौधे नष्ट होने की संभावना रहती है। खरीफ के मौसम में इसमें ये सबसे ज्यादा बीमारी प्रभावी होती है। और अधिक नमी तथा 24 से 30 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तो ये अनुकूल मौसम होता है इसकी वृद्धि के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के लिए स्वस्थ बीजों का उपयोग करें, नर्सरी सही तरीके से तैयार करें। बुआई से पहले थायरम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से आप बीज उपचार करें। एक ही खेत में बार बार नर्सरी न डालें। नर्सरी के ऊपरी भाग को थायरम 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपचारित करें। नर्सरी को 15 दिन के अंतराल से थायरम से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। नर्सरी जो कि जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो निर्जलीकरण या मृदा सौरीकरण वो करेंगे तो अब इस तरह की समस्याएं आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। पर्पल ब्लॉच जो प्याज की सबसे बड़ी समस्या है, ये फैलती जा रही है अभी। ये जनरली जब वातावरण में 50 से 70% मतलब नमी होती है, 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर हो, तापमान हो और 80% से अधिक आर्द्रता हो, जो कि जनरली नवंबर का जो समय होता है जब ओस ज्यादा गिरती है, ये उस समय ये रोग बहुत प्रभावी होता है। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर जो बैंगनी रंग के धब्बे आप जैसे देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये बनने लग जाते हैं और पूरे की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। यदि हम इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका जो नुकसान का परसेंट है वो 50 से 70% तक आपकी फसल को ये नुकसान कर सकता है और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। और पिछले कुछ 2 वर्षों से जहां ओस ज्यादा गिर रही है वहां पे इसकी बीमारी ज्यादा फैल रही है। इसका ये करना है कि हमको प्रॉपर एरेशन रखना है, बहुत अधिक सघन ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी है, आपको विंड का डायरेक्शन भी रखना है। रबी सीजन में यदि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ रखते हैं तो आपका पूर्ण सौर लाइट इसको मिलता है, प्रॉपर एरेशन मिलता है, तो ये बीमारी फैलती कम है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं। 2-3 वर्ष के जो आप जो भी एक साथ बार बार एक ही उसमें आप फसल ना लगें, जो भी डेब्रिस हैं, फसल के अवशेष हैं पुराने, उनको खत्म करें और डिप्लॉइंग करें तो ये बीमारी नहीं आएगी। और स्वस्थ बीज और स्वस्थ कंदों का उपयोग करें सीड प्रोडक्शन के लिए भी, और अच्छे बीजों का भी उपयोग करें। पौधरोपण के पश्चात 15 दिनों के अंतराल से मैंकोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर या क्लोरोथायनिल, ये बहुत अच्छी दवा है इसके लिए, इसके नियंत्रण के लिए। और टेबुकोनाजोल जो है उसका भी बहुत शानदार इसका उपयोग कर सकते हैं आप। या मृदुमिल आसिता, या जिसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, इस रोग के लक्षण ये हैं कि सर्वप्रथम पत्तियां और फूल डंडियां जो रहती है दिखाई देती हैं, वहां पे पीलापन होके मुरझाने लग जाता है और सफेद 5 से 6 इंच के लंबे धब्बे बनने लग जाते हैं और वहां से ये डाउनवर्ड मुड़ जाता है। धीरे धीरे पत्तियां पीली होने लगती है तथा धब्बों के स्थान पर पत्तियां तथा फूल की डंडियों मुड़ने लग जाती हैं और प्याज की वृद्धि अचानक से रुक जाती है। ओस के समय में इसमें ज्यादा समस्या आती है। जब भी ओस गिरती है, इस तरह की डाउनी मिल्ड्यू होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका जो रोकथाम के लिए जिनेप करके जो दवाई है उसका 2 ग्राम पर लीटर या केराथियन का 1 ग्राम पर लीटर का उपयोग आप करें। 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। कुछ हद तक इसका आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेमोफाइलम ब्लाइट, यह वेसिकेरियम नामक जो कवक होता है उसके कारण फैलता है। इस रोग से कंदों तथा बीज की जो फसल होती है, सीड प्रोडक्शन में सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी है, क्योंकि स्टेमोफाइलम ब्लाइट आने से जो उसका पुष्पदंड होता है वो टूट के गिर जाता है और मतलब आपका जो उत्पादन है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है। पत्तियों की जो डंडियां होती हैं वो बीच में से मुड़ जाती हैं और वहां से टूट जाती हैं। इसका जो प्रभाव है बहुत तेजी से फैलता है और यह रोग बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका सबसे बड़ा कारक है, जिस खेत में भी थ्रिप्स होगी वहां पर स्टेम फाइलम ब्लाइट और पर्पल ब्लॉच की समस्याएं बहुत होती हैं। स्टेम फाइलम ब्लाइट तो वहां पे आएगी ही आएगी। यदि आपने थ्रिप्स का मैनेजमेंट सही तरीके से किया है तो स्टेम फाइलम ब्लाइट आने की संभावना वहां पे कम हो जाती है। यह रबी के मौसम में आता है। जनवरी फरवरी के मौसम में अधिक इसको देखा गया है, क्योंकि 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर होता है तथा 80 से 90% जो आर्द्रता होती है इसके फैलाव के लिए अनुकूल है। फरवरी मार्च में वर्षा या ज्यादा बादल रहने के समय में ज्यादा फैलती है। इसको प्रबंधन के लिए खेत साफ रखें। संक्रमित फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके खेत से बाहर कहीं भी उसको डिस्पोज करें। जो रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 ग्राम पर लीटर की दर से मैंकोजेब या टेटान मिलाकर इसका छिड़काव करें। मैंकोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर और मेटासिस्टिकस 5 मिलीलीटर प्रति लीटर। साथ में जो भी आपका स्टिकर है वो जरूर मिलाएं। इसका टेबुकोनाजोल भी इसके लिए प्रभावी है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया इसका जो है टेबुकोनाजोल का साथ में एक दवाई है, मैं उसका आपको 2 सेकंड से बताता हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। प्याज का कंड बुआई से पहले ये जो रोग है इसमें जो आपका बल्ब है पूरी तरह से सड़ने लग जाता है। यदि नर्सरी में आप मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं 1 किलो 25 वर्ग मीटर की दर से और उपचारित करके आप कभी नर्सरी डालते हैं तो इस तरह की समस्याएं आने की संभावनाएं कम रहती हैं। कैप्टान या थायरम का 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज दर से उपचारित करते हैं यदि, तो आप इस तरह की समस्याएं इसमें नहीं आती हैं या आपका प्याज में ये बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ब्लैक मोल्ड या काली फफूंद, यह रोग जो एस्पेरालजिस नाइजर फफूंद के कारण होता है। यह सर्वत्र पाया जाता है, परंतु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी अधिक प्रकोप होता है। रोग का आरंभ प्याज निकालने के बाद या कंदों में ज्यादा नमी रह जाती है, छल कंदों में, तो यह बीमारी ज्यादा फैलती है, जिसको कि यह स्टोरेज लॉसेस क्रिएट करती है। कभी ये काली फफूंद आपके प्याज में लग गई है तो आपको स्टोरेज लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। और नमीयुक्त गर्म वातावरण में इसकी शीघ्र वृद्धि होती है। भंडारण के समय 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर रखें और 70% से अधिक आर्द्रता होने पर यह शीघ्र बढ़ने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए जो ब्लैक मोल्ड के कारण इस तरह के आपके बल्ब हो जाते हैं और ये स्टोरेज में आप जब रखते हैं तो ये एक फंगस दूसरे प्याज को लगती है, एक से दूसरे प्याज को, और उसके कारण ये फैलती जाती है और स्टोरेज लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो भी भाई प्याज भंडारण करना चाहते हैं उन्हें ठीक तरीके से प्याज को क्योरिंग करें
उनको ठीक तरह से सुखाएं खेत में, उसके बाद ही खेत को जो प्याज को खेत से घर लेके आए और उसको स्टोरेज करें, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा होगी। प्याज का ग्रीवा विगलन यह बोटोट्राइटिस अर्ली नामक जो होती है कवक, उसके कारण होता है। ये भी भंडारण में प्याज को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, इससे 50% नुकसान होने की संभावना रहती है। जब प्याज निकालने का समय आता है उस समय इसके लक्षण दिखाई देते हैं और आपने अधिक इरिगेशन कभी दिया है तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए हमको जो भी इरिगेशन देना है वो टाइम टू टाइम देना है और प्याज उखाड़ने के 15 दिन पहले आपको इरिगेशन को रोक देना है, तो इस तरह की समस्याएं उसमें नहीं होगी। और जो उसके रोगाणु की नेक्स्ट रोग प्रबंधन के लिए प्याज निकालने के बाद 3 से 4 दिन, जैसे कि मैंने बताया, पत्तियों को सूखने दें, उसको प्रॉपर क्यूरिंग दें, प्याज को लंबी डंडियों से काटना। हाँ, आप जब रबी की प्याज को काट रहे हैं तो उसको थोड़ा दूर से काटेंगे तो उसमें क्या होगा कि मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा और उसका मुंह पूर्ण तरीके से अच्छे से बंद होगा। तो आपको काटते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है, कभी आप स्टोरेज के लिए कोई से प्याज को रख रहे हैं तो उसका थोड़ा मुंह थोड़ी दूरी से काटे और उसका प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, तो उसमें लॉसेस होने की समस्याएं कम रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। ट्विस्टिंग एंड कर्लिंग, ये अभी पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा भयावह रूप में यह समस्या सामने आ रही है। जिन लोगों ने भी लास्ट ईयर देखा होगा कि जो खरीफ की नर्सरी हम तैयार करें या खरीफ का प्याज हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो लास्ट ईयर ये समस्या सभी जगह सबसे पहले ये कर्नाटक में नोटिफाई हुई थी, कर्नाटक से सारे भारत में ये फैल रही है धीरे धीरे। तो ट्विस्टिंग एंड कर्लिंग है, इसमें क्या होता है कि जो प्याज का तने के पास का भाग है उसमें पत्तियां एलोंगेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और वो जलेबी जिसको बोलते हैं हमारे जलेबी रोग, ये कोलेक्टोट्राइकम गैस्पेरालिस जो फंगस होती है उसके कारण होता है। और पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती हैं और पत्तियां असामान्य बढ़ाव मतलब एलोंगेटेड बढ़ जाती हैं और जलेबी के आकार की गोल होने लग जाती हैं। इसके कारण सबसे ज्यादा उत्पादन प्रभावित हो रहा है, पिछले 2-1 वर्षों में देखने में आया है। कर्नाटक में इस रोग की अधिकता रही है, इसलिए जो भी हम गंध या बीज सिलेक्ट करें वो थोड़ा ध्यान रख के करें, प्रॉपर हम एरेशन रखें। हमारी फसल में बहुत अधिक सघन लगाएंगे तो इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में लगातार नमी बनी रहती है और ये जो फफूंद है ये एक प्याज से प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर बहुत तेजी से बढ़ती है और पैचेस में पूरा प्याज बैठ जाता है। इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है हमारा जैविक फफूंद नाशक, उसकी आप ड्रेंचिंग करें। जहां भी पैचेस में ये समस्या आ रही है आप वहां पे इसकी ड्रेंचिंग करें, सबसे बढ़िया रिजल्ट है ट्राइकोडर्मा का इस फफूंद के लिए। और आपको ये हमेशा सुनिश्चित करना है कि बारिश के समय जब भी बारिश हो पूरा पानी आपके खेत से निकल जाए। प्याज के जो दैहिक विकार यदि हम इनकी बात करें तो इसमें किस्मों की बुआई उचित समय पर करनी चाहिए। जो खरीफ की वैरायटी खरीफ में लगाएं, रबी की वैरायटी रबी में लगाएं। अधिक उपयोग नहीं करना है उर्वरकों का, यदि हम आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो उसमें भी दैहिक विकार आने की संभावनाएं रहती हैं और आपका प्याज में नाइट्रोजन अधिक देने से थ्रिप्स की समस्या आएगी, अन्य खाद अधिक देने से और भी समस्याएं उसमें आएंगी। यदि आप उसमें बोल्टिंग की समस्या ज्यादा आ जाएगी, नाइट्रोजन को भी 60 दिन के बाद देंगे। और अधिक आयु वाले जो रोप होता है उसको नहीं लगाएं, अन्यथा आपका प्याज ढंग से बनेगा नहीं और उत्पादन प्रभावित होगा और प्याज का जो सुडौलपन और जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होती है यदि अधिक दिन की नर्सरी लगाते हैं। एक समान सिंचाई, उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग कंदों को फटने से बचाता है। यदि असामान्य रूप से हम उर्वरक देंगे तो प्याज का जो आकार है वो असामान्य होगा और वो कभी कभी बोरान की कमी के कारण भी फटने लग जाएंगे। इसलिए हमें धीमी गति से प्याज कंदों का उपयोग करना है, उसमें धीरे धीरे खाद देना है और इरिगेशन भी सही समय पर देना है। नेक्स्ट स्लाइड। प्याज की क्यूरिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम स्टोरेज की तरफ जाते हैं तो। यदि हम प्याज को डायरेक्ट मार्केट ले जा रहे हैं तब भी कभी हम क्यूरिंग प्रॉपर करके ले जाएंगे तो हमारा प्याज शाइनी और चमकीला दिखेगा और उसका कलर प्रॉपर आएगा तो आपको मंडी में रेट भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आपको इसका क्यूरिंग ध्यान से करनी है। जब भी प्याज का पत्तियां ढलने लगे उसके उखाड़ने के बाद में खेत में क्यारियां बना लें और उसको लाइन से जमाते चले जाएं। और पत्तियों को हमको जैसे टेम्परेचर का भी अधिक है तो प्याज को इस तरह से जमाना है कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, नहीं तो उस पर जो सनबर्न के धब्बे दिखाई देंगे जिस कारण भी आपको रेट मंडी में ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए उसको इस तरह से जमाना है कि पत्तियां एक दूसरे को ओवरलैप करती चलें और प्याज पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। 2 से 3 सेंटीमीटर जो पत्ती रहती है उसको छोड़कर कंदों से अलग करना है ताकि उसका मुंह प्रॉपर बंद हो और प्याज दिखने में अच्छा दिखाई दे। बल्ब को बारिश और तेज धूप में बचाना चाहिए।
घायल, सड़ा और रोगग्रस्त जो मोटी गर्दन वाला बल्ब है उसको आपको भंडारण के लिए नहीं ले जाना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्योंकि जब प्याज की गर्दन मोटी रहेगी तो उसमें फंगल और दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और उसकी कभी नेक पतली रहेगी और उसका दूरी से कटा हुआ रहेगा तो उसका मुंह अच्छे से बंद हो जाएगा और वो स्टोरेज में आपको कोई दिक्कत नहीं। ये स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो किसान है इन्होंने पूरा प्याज को एक जगह जमा करके पूरा क्योरिंग कर लिया और प्याज को इस तरह से रखा है ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, पत्तियां ऊपर की तरफ है और चारों तरफ से मिट्टी से उसको ढक दिया है। तो ये क्योरिंग का बहुत अच्छा तरीका है। उज्जैन के आसपास के किसान इस तरह की विधि को अपनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, किस्मों की जो कटाई है वो आपको सही समय रहते करना है, क्यूरिंग के बाद करना है। जो पूरी शिराएं झुक जाती हैं, 80 से 90% भाग पूरा जब ढल जाता है तब आपको प्याज को कटिंग करना है। गर्मी के दिनों में भूमि कड़ी हो जाती है, तब कंदों को भूमि से बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको सही समय पर इरिगेशन बंद करके और सही समय पर उखाड़ना है, अन्यथा आपका प्याज उखड़ेगा नहीं और उसमें आपका चोट लगने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिसको आप स्टोरेज में ले जाएंगे तो उन पर फंगस क्रिएट होगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। उपज क्षमता रबी के लिए 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और खरीफ के लिए 200 से 250 क्विंटल है। और जैसे जैसे आप पछेती खरीफ की तरफ जाते हैं तो ये जो उत्पादन क्षमता है 250 से 300 तक पहुंच जाती है, जिसमें कि भीमा सुपर सबसे बढ़िया वैरायटी है पछेती खरीफ के लिए, यदि आप उसका उपयोग करते हैं। छटाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें ग्रेडिंग बना करके माल को ले जाना होता है। जो एक जैसे आपका प्याज है उसको एक ए श्रेणी में रखना है और आपका जो छोटा प्याज है उसको अलग श्रेणी में रखना है। और यदि आप सही तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं, सही समय पर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपका प्याज एक जैसा बनेगा और श्रेणी हमेशा अच्छी रहेगी। और अच्छे बीज का चयन करेंगे तो सही समय पर परिपक्व होगा और आपका जो एक ग्रेडेड माल है वो ज्यादा बनेगा। इसलिए हमें उसमें सबसे बढ़िया ये है कि दूरी का सही मेंटेन करें। आप ज्यादा सघन लगाएंगे तो बल्ब अच्छा नहीं बनेगा, ज्यादा दूर लगाएंगे तो छोटे बड़े बल्ब बनेंगे। इसलिए जो 4 इंच की दूरी है आपको वो मैनेज करनी है और लाइन से लाइन की दूरी 7 इंच रखना है। तो आपका लगाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि आपको मंडी में क्या रेट मिलेगा, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें, उसको सही तरीके से छटाई करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद इन्होंने प्याज को ग्रेडिंग करने के बाद 25-25, 30-30 किलो के कट्टों में भर दिया है। एक जैसा माल एक जैसे कट्टों में, छोटा माल अलग। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं सेग्रीगेटर ही है, इसमें आप प्याज को आराम से छटनी करके मशीन में छोटा माल अलग बड़ा माल अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से। ये जो मशीन से चलित सेग्रीगेटर, इसमें आप आराम से प्याज का अलग अलग कर सकते हैं। छोटे प्याज अलग, जिस तरह से ग्रेविटी के आधार पर इस पे गिरते जाते हैं, छोटा प्याज अलग बड़ा प्याज अलग होते जाता है। ये देखिए। और ये जो हम बोरियां यूज करते हैं, पहले जूट की बोरियां चलती थी, अब नायलॉन की आ गई हैं। लंबी दूरी तक भेजने के लिए जो है वो जूट की बोरियां ज्यादा अच्छी होती हैं, ताकि उसमें प्याज खराब भी नहीं होता है। और अभी HDPE और PP की जो बैग आ गए हैं वो भी अच्छे हैं, सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो जूट का बोरा है वो 30 से 35 रुपए का पड़ता है, जो कि अब फाइनेंशियली इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। जो HDPE की बोरियां हैं 7 से 8 रुपए पर कट्टा पड़ती हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है। सामान्यतः 40 किलोग्राम क्षमता के जूट के बैग में हम रखते हैं, 40 से 50 किलो के कट्टे रहते हैं। उसमें निर्यात के उद्देश्य से 14 से 15 किलोग्राम के जो कट्टे, छोटे कट्टे बनाए गए हैं वो अच्छे हैं, ताकि उसमें 15 से 20 किलो प्याज जाता है, जो कि एक्सपोर्ट के काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेडिंग स्थल के लिए जो न्यूनतम मानक हैं वो ये हैं, साफ और शुद्ध अवस्था वाला होना चाहिए, आसपास साफ सुथरा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, नहर, सुरंग, खदान वगैरह, क्योंकि वहां से मॉइस्चर आता है जो कि आपके स्टोरेज को खराब कर सकता है। दीवारें पक्की होना चाहिए, उसमें दरार या छिद्र नहीं हो, ताकि बारिश के समय में उसमें कोई दिक्कत ना हो। रोग जो होते हैं, कीट, जूते, चूहे वगैरह वहाँ ना हो। साफ सफाई रखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें वहाँ पे नहीं होगी। और मकड़ी और जाले नहीं होना चाहिए, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, और खराब सड़े हुए उत्पादन को विघटित करने हेतु व्यवस्था अलग से करना चाहिए, कि जो भी आप उसको बार बार चाल रहे हैं वो कर रहे हैं तो उसको आप दूर जाकर फेंकें, स्टोरेज जो भी यूनिट है उससे दूर जाके उसको फेंकें, ताकि वो समस्याएं, जो फंगस की समस्याएं वहां पर ना आए। नेक्स्ट स्लाइड सर। सही भंडारण की आवश्यकता। उचित भंडारण के लिए
उत्पादित प्याज का 20 से 25% क्या है कि बर्बाद हो जाता है यदि हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाते, जिससे कि करोड़ों की आय हमारी प्रभावित होती है। इसलिए इसको सही तरीके से हम क्यूरिंग करेंगे, सही तरीके से ग्रेडिंग करेंगे, सही तरीके से प्याज उत्पादित करेंगे तो उसको भंडारण भी अच्छे से होगा और हमें लॉसेस भी कम होंगे। और हमें बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। उपचार के, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, उपचार के पश्चात कंदों को अच्छी तरह से सूखे, नमी रहित, हवादार कमरों में भंडारित करके रखना चाहिए। और आप सही तरीके से भंडारण करेंगे तो आपको मार्केट में अच्छा मतलब रेट भी मिलेगा और आपका प्याज भी, स्टोरेज लॉसेस नहीं होंगे तो आपको आमदनी भी अच्छी होगी। और सड़े हुए अंकुरण से बचने के लिए प्याज के कंदों को जो तापमान है वो जैसे कि ये बताया गया है, निकालने के पूर्व मैलिक हाइड्राजाइड जो 2000 से 2500 ppm का उसका छिड़काव करते हैं ताकि जो अंकुरण स्प्राउटिंग ना हो, उसमें सड़े गले नहीं। तो ये आप नाम लिख सकते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड करके जो विलियन है, इसका आपको उपयोग करना है। इससे जो वहाँ का टेम्परेचर एक जैसा बना रहेगा और उसमें स्प्राउटिंग की समस्या कम आएगी, अंकुरण की समस्या कम आएगी। प्याज के कंदों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए भंडारण जो तापमान है वो कोल्ड स्टोरेज में 2 से 2.5 डिग्री तक रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भंडारण में जो लगने वाले रोग हैं उनके बारे में, खेत में जो उच्च फसल घनत्व, इसका कारण यह है कि जब फसलें ज्यादा डेंस लगी होंगी तो उसमें रोग आने की क्षमता, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और फसल परिपक्वता के दौरान कभी वो गीला होगा, यदि आपने इरिगेशन सही समय पर बंद नहीं किया और प्याज गीला निकलेगा तो ये उस चीज को प्रभावित करेगा। और आपने अपर्याप्त मतलब क्यूरिंग ढंग से नहीं करी है और उसमें मॉइस्चर जा रहा है तो ब्लैक मोल्ड, ग्रे मोल्ड और दूसरी भी पाद विगलन जैसी समस्याएं उसमें आएंगी जो कि आपके स्टोरेज को प्रभावित करेंगी। और आप ये देखिए, हाँ नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए ब्लैक मोल्ड जो मैं बात कर रहा था, इस तरह का नेक के पास में काले काली फफूंद हो जाती है जो कि अधिक तापमान पर भंडाई, अधिक तापमान पर कटाई करने के कारण ही होता है या मॉइस्चर अधिक होने के कारण होता है। और ग्रे मोल्ड जो समस्या होती है वो कम तापमान पर भंडारण इसको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रे मोल्ड की समस्या आ जाती है। और भंडार गृह में जो नमी है 65 से 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो नीला मोल्ड, हालांकि ये इसकी समस्या बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा ब्लैक मोल्ड की समस्या आती है। कम तापमान पर भंडारण नहीं करना चाहिए। भंडार गृह में नमी 65 से 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो फ्यूजेरियम बेसल रॉट है, इसकी रोकथाम कार्बेंडाजिम का मतलब 0.1% का ड्रेंचिंग करने से इसकी समस्या खत्म हो जाती है। फ्रिक्वेंट इरिगेशन देने पर इसकी समस्या बढ़ जाती है। अधिक आपकी कभी सॉइल वेटी है, बहुत ज्यादा पानी रुक रहा है, तो ये जो फ्यूजेरियम बेसल रॉट की समस्याएं आती हैं, इसमें आपको ये करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज लें, जहां पर इस तरह की समस्या है वहां का बीज न लें और फसल चक्र को अपनाएं। और जो आपके फसल अवशेष हैं उनको जमीन पर ज्यादा समय तक रहेंगे तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये भंडार गृह का जो छाया चित्र है जो NHRDF और DOG द्वारा अनुशंसित है, इस तरह से आप भंडारित कर सकते हैं प्याज को। ये लासल गांव में कुछ यूनिट्स बनी हुई हैं, उनके चित्र हैं। इस तरह से आप कभी बनाएंगे। ये बांस की टट्टियों से इससे बना हुआ है। बांस के टट्टे जो होते हैं या बांस की काट करके जो बनाया जाता है उससे भी कर सकते हैं आप। ये आज का प्रेजेंटेशन, जो भी आपके प्रश्न है इस बल्बलेट मेथड और इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। किसान वैज्ञानिक होता है, ये आज सिद्ध हो गया है। श्री पंकज पटेल जी ने इतने अच्छे से आज प्याज के बारे में बताया, लेके बुआई, नर्सरी की, उसमें कौन से रोग लगते हैं, कौन सी बीमारियां लगती हैं, भंडारण कैसे किया जाता है, और एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं जो भी आपके सवाल हैं, सुरेश जी, हेलो, मैं आपके सभी के माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ, मैं विनोद कुमार जहाज बोल रहा हूँ सर, होशंगाबाद से। जी सर, बोलिए। और कुमारखेड़ा में मैं ब्रीडर हूँ। जी सर, प्रणाम। एक्चुअली प्याज की खेती में कई लोग हमसे भी पूछते हैं और मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और पंकज जी का आज जो प्रेजेंटेशन रहा वो बहुत शानदार रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया।
मैं एक जानना चाह रहा था कि जो अपना बीज लगता है, जो अपन नर्सरी तैयार करते हैं जो इसके लिए, कंद के लिए, जी सर। तो वो 1 एकड़ का जो अपना अपने को कंद लगाना है, तो उसके लिए कितनी जगह में उसकी नर्सरी लगेगी सर बल्बलेट मेथड में? जो अपन हाँ, जनवरी में जो बल्बलेट जो हाँ अपन तैयार करेंगे, जी जी तो सर 1 एकड़ की फसल के लिए कितनी जगह लगेगी उसकी नर्सरी के लिए? सर इसमें यदि आपको 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करनी है या बल्बलेट तैयार करना है तो हाँ। जनरली 2.5 से 3.5 किलो बीज में हो जाता है। लेकिन चूंकि क्या है कि सर हम उसको स्टोर करके रखना होता है और हम उसको अक्टूबर में लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ कलियों में स्प्राउटिंग हो जाती है ठंडी हवा चलने के कारण। का लॉसेस को भी इंक्लूड कभी कर ले हम, तो हमको कम से कम 4 से 5 किलो बीज चाहिए होता है 1 एकड़ की कली के लिए। जो वजन की दृष्टि से कभी देखें हम तो 10 से 12 कट्टे जो 40 किलो के होते हैं, इतनी कलियां पर्याप्त होती हैं 1 एकड़ में लगाने के लिए। और वो कितनी 4 किलो बीज कितनी जगह में जाता है, कितने स्क्वायर मीटर के करीब जाता है या आधी एकड़ के करीब जाता है? इसको हमको इस तरह से डालना है कि पर स्क्वायर मीटर 15 ग्राम बीज डले। अच्छा। 150 फीट की कभी हम 8 से 10 क्यारियां रखते हैं, 10 या 12 क्यारियों में बीज आराम से डल जाएगा। 150 गुणा 4 फीट, तो आपका 1 एकड़ का बीज उसमें आराम से डल जाएगा। अच्छा जी, मतलब 400 फीट के करीब। लंबा इतना नहीं रखना है, लेकिन 150 गुणा 4 फीट की 15 मतलब 600 फीट। हाँ उसमें हो जाएगा। उसमें हो जाएगा। और ये जो अपन अगर सितंबर में लगा दें, जी सर, तो ये क्या गेहूं बोने से पहले निकल सकता है? हाँ बिल्कुल सर, इसको हम अगस्त 18 से 20 अगस्त 25 अगस्त के आसपास लगाते हैं और ये हमारा मिड नवंबर में निकल आता है और आराम से हम इसमें प्याज मतलब गेहूं की बोनी कर देते हैं आराम से, समय रहते हैं। क्योंकि अपना एरिया मूंग का है, पूरा नर्मदा पट्टी। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मूंग जरूर बोता है किसान। बिल्कुल तो उसको टाइम से अगर गेहूं चना बोता है तभी वो मूंग बो सकता है। नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। आपका मिड नवंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका प्याज निकल जाएगा। या कभी थोड़ा लेट भी हो गए, बारिश ने आपको मौका नहीं दिया, तब भी 3 दिसंबर तक आराम से आप इसको निकाल सकते हैं पूरा और जल्दी से उसमें बोल। चलो आपका गाइडेंस भी मिलना जरूरी है, हो सकता है आपकी विजिट भी करवा लें हम। जी सर, बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा बलराम संदेश प्याज लगाते समय। जी सर, बलराम संदेश टीम की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल है सुशील पाटीदार जी हैं, उनका हैंड रेज है। जी सर, अपना परिचय दीजिए, सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं सुशील पाटीदार मंदसौर जिले से। जी भैया नमस्कार। नमस्ते पंकज भैया, मेरा प्रश्न था वो सर ने चुरा लिया है, लेकिन ये थोड़ा बल्बलेट की जगह मैं चाहता हूँ कि खरीफ प्याज में हम 1 एकड़ के लिए जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए कितना क्षेत्रफल ले और कितना बीज डालें? खरीफ के लिए भैया जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा लंबी क्यारियां न डालें, क्योंकि जब हम उसमें पानी देते हैं तो उसमें क्या है कि मिट्टी घूमने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए हमको तकरीबन 20 से 25 फीट की क्यारियां लेनी है और 20 गुणा 3.5 फीट या 4 फीट की कभी आप क्यारी लेते हैं तो 7 से 8 क्यारी में आपका बीज पूरा डल जाएगा। जी, कितना बीज डाले इसमें? भैया खरीफ में हमको थोड़ा बीज दर ज्यादा बढ़ा के लेना पड़ेगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारी समस्याएं आती है, डैम्पिंग ऑफ की आती है और गलन की आती है। तो 5 किलो 4 किलो 5 किलो बीज चाहिए ही चाहिए 1 एकड़ के लिए, क्योंकि बाद में भी जब हम अप्रूव करते हैं और खाड़ के ले जाते हैं उसमें से बहुत सारा प्याज मर जाता है या पतला रह जाता है। इसलिए हमको 4 से 5 किलो रखना है। और खरीफ में जो नर्सरी डालते हैं उसमें हमको थोड़ा सीड रेट मतलब विरलीकरण करते हुए डालना है, बहुत ज्यादा डेंस नहीं डालना है, बहुत अदरवाइज वो पतली पतली रह जाएंगी और उसमें फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा आएंगे और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा विरल डालें खरीफ की नर्सरी। जी भैया धन्यवाद। जी मुझे लगता है कि हैंडल तो किसी का नहीं है, तो 2 सवाल हैं पंकज जी। जी भैया चैट बॉक्स से,
तो मेरे ख्याल से उनके जवाब आपने पहले ही दे दिए हैं, क्योंकि एक तो अरविंद कुमार जी हैं, ये पूछ रहे थे कि नवादा बिहार में रबी मौसम के लिए कौन सा बीज उचित रहेगा, और जर्मिनेशन नहीं हुआ है चीज का पिछले साल, तो वो क्या वजह रही होगी। तो इनका अरविंद जी का ये सवाल है, तो आप कुछ कहना चाहें तो। अरविंद जी बिहार से है ना? हाँ जी। बिहार से आप रबी मौसम के लिए कभी लगा रहे हैं तो NHRDF की रेड 3 और रेड 4 जो वेराइटीज हैं वो आप बिहार में अच्छे से काम करेंगी। और यदि आपके यहाँ मौसम अनुकूल रहता है और यदि ज्यादा ओस गिरती है या कोहरा ज्यादा होता है तो आप रेड 3 की बजाय जो बंगाल की वैरायटी है सुखसागर करके वो सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत अर्ली आ जाती है। और आपके क्षेत्र में जो सही समय हमारा जो रबी में हम लोग लगाते हैं वो दिसंबर में लगाते हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक से मिड दिसंबर तक चलता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन रबी के लिए। पर चूंकि आपके यहाँ बहुत ठंड होती है और उस समय उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ प्रभावित होती है और उसमें पर्पल ब्लॉच वगैरह आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए आप ऐसी वैरायटी सिलेक्ट करिए जो कि कम दिन में मैच्योर हो, क्योंकि आपके पास में कम समय होता है। बाद में टेम्परेचर आपके यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिहार में, तो आप सुखसागर वैरायटी कभी लेंगे या NHRDF की लाइन 920 करके एक वैरायटी है वो सिलेक्ट कीजिए, तो आपके यहाँ उत्पादन भी अच्छा होगा और 90 से 95 दिन या 100 दिन में आपकी वैरायटी हार्वेस्ट भी हो जाएगी। तो इसलिए आप ये वैरायटी सिलेक्ट कीजिए, आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा रबी के लिए। मुझे लगता है अरविंद जी ने अपना जवाब जान लिया होगा। तो नेक्स्ट जो एक सवाल है राजेश जी का, गंगानगर से हैं ये, राजस्थान से। इनके यहाँ थोड़ी सी टेम्परेचर कम की समस्या रहती है और गर्मी में जो है जमीन गर्म हो जाती है, तो कौन सी किस्म रबी में अच्छी रहेगी और खरीफ में अच्छा उत्पादन कौन सा देगी? तो राजस्थान के लिए चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वहां पर थ्रिप्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है, यदि आप लाइन 920 करके जो वैरायटी है या रेड 4 जो वैरायटी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका उत्पादन भी अच्छा होगा और चूंकि ये बहुत जल्दी आ जाती हैं तो आप इनको जल्दी हार्वेस्ट कर पाएंगे टेम्परेचर बढ़ने के पहले। तो आप लाइन 920 का उपयोग कर सकते हैं सर वहां के लिए, बहुत अच्छी वैरायटी है। और आप इसको सीड आपको राजस्थान कोटा में मिल जाएगा, वहां पर NHRDF का सेंटर है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप किसी का सवाल नहीं है फिलहाल, और मैं भी काफ़ी हो चला है, आपने बहुत अच्छे से जो है पार्टिसिपेंट को समझाया पंकज जी। तो मैं अब श्री प्रणय राज सर को, जो कि हमारे हेलो 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 जो कि बीज प्रमाणीकरण भूतपूर्व बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं और हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरुजी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आएँ और सभी का धन्यवाद करें और पंकज जी का भी धन्यवाद करें, और साथ में रिव्यू जो भी है वो भी आप जो भी आज का समरी है वो भी कर सर। शिव सर, आज का जो विचार था वो एक गतिशील किसान के द्वारा जो तकनीकी सलाह दी वो बहुत ही अद्भुत। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आज श्री पंकज पटेल जी ने सिद्ध। ये एक ऐसी विधा है जिससे आप तुरंत प्याज जो है वो पैदा करके मंडी में ला सकते हैं। ऐसे समय में जब प्याज का सर्वाधिक भाव रहता है उस समय किसान का प्याज जो है वो मंडी में आ सकता है। तो इस नई विधा का उपयोग करना चाहिए हर किसान को। और आज जिस तरीके से विस्तार से श्री पंकज पटेल ने इस संपूर्ण जानकारी से आज उपस्थित सारे किसान बंधु जो है वो लाभान्वित होंगे, और लाभान्वित ही नहीं होंगे, इसका फायदा उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
हम हृदय से पंकज पटेल जी के आभारी हैं कि उन्होंने ये नई विधा किसानों तक पहुंचाई और साथ ही साथ जो है संपूर्ण विकसित प्रजातियों के बारे में जिस सूक्ष्मता से उन्होंने किसानों को बताया, निश्चित रूप से पूरा समूह जो आज उपस्थित था वो लाभान्वित था। आज इतने छोटे से समय के अंदर आपने तैयारी करके जिस विस्तार के साथ अपना प्रेजेंटेशन किया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब समरी की बात कर ले क्या? हाँ सर, आइए सर, स्वागत है सर आपका। हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा जी सर। और आज जितने भी किसानों ने, लगभग 55-60 किसानों ने जो है भाग लिया, बहुत ही अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि खेती की इस नई विधा में, जिसमें बीज उत्पादन और आर्थिक लाभ का दृष्टिकोण ही किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, किसान को प्रति यूनिट रकबे में ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले, ये प्रयास रहा है आज के मुख्य वक्ता जो है हमारे पंकज पटेल जी का। मैं हृदय से बलराम टीम की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए उन किसानों को, चाहे वो गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से जो भी किसान जुड़े, मैं उन सबका भी आभार प्रदर्शन करता हूं कि जिन्होंने इस और आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे जो है पुराने साथी श्री विनोद जाट जी का, जो शुरू से जो है आज जो है कार्यक्रम में है और उन्होंने भी देखा सुना। ये अभी होशंगाबाद के महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चल के वो खेती को आम किसानों तक सहजता एवं सरलता से पहुंचाने में कुछ अपनी तरफ से भी नए प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो किसान है, किसान के साथ। तो सबका जो है सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हम निरंतर जो है सबके सहयोग से जो है किसानों के बेहतर खेती की दिशा को बेहतर बनाने में और साथ ही किसानों को प्रति यूनिट रकबे में कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ की खेती सिखाई जा सके, उसके लिए हम सब जो है निरंतर दिल से प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जी ठीक है सर, सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बलराम। जय बलराम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बलराम।